नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग महोत्सव में दिखी भारत जर्मनी की काइट डिप्लोमेसी। अहमदाबाद में मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर। साबरमती आश्रम में दोनों नेताओं ने किया बापू को नमन। दिल्ली पहुंचे टीवीके के अध्यक्ष और अभिनेता विजय। सीबीआई हेडक्वार्टर में होगी करूर रैली। भगदड़ मामले में पूछताछ। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा का साया। निर्वाचन आयोग तक पहुंची सीईओ की रिपोर्ट। नेता विपक्ष पर हमले के बाद अलर्ट मोड में आयोग। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया नमन। कहा, युवा साथियों के लिए नई शक्ति और नया आत्मविश्वास लाएगा आज का दिन। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। पीएम ने जर्मन चांसलर को आश्रम के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी। वहीं साबरमती रिवर फ्रंट पर जर्मन चांसलर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में शामिल हुए। दोनों नेताओं ने एक साथ पतंग उड़ाई। प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में पतंग की डोर में कई भारतीय तिरंगे वाली पतंगे जुड़ी हुई थी। दोनों देशों के नेता अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की ओर हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी उन्होंने किया। पतंग महोत्सव के दौरान आसमान में कई पतंगे उड़ रही थीं, जिन पर मोदी जी की तस्वीर बनी हुई थी और कई पतंगों पर अलग अलग झंडे भी नजर आ रहे थे। तो भारत जर्मनी की दोस्ती के नए रंग देखने को मिल रहे अहमदाबाद में इस काइट डिप्लोमेसी के दौरान। यकीनन साबरमती रिवर फ्रंट पर एक अनोखा और खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला सभी को। वहां 108 भारतीय संगीतकारों ने मिलकर एक जर्मन धुन भी बजाई। ये गुजरात सिम्फनी बेहद भव्य लग रही थी। इस सिम्फनी में मैंडोलिन, पखावज, ढोलक, तबला, सितार, संतूर और बांसुरी जैसे कई भारतीय वाद्य यंत्र शामिल थे। सभी सुर एक दूसरे से इतने अच्छे से मिल रहे थे कि ये भारत और जर्मनी के बीच की मजबूत दोस्ती और आपसी तालमेल का प्रतीक बन गए। इसी दौरान साबरमती रिवर फ्रंट पर भारत और जर्मनी के रंगों की शानदार रंग बिरंगी छटा भी बिखेरी गई। ये रंगों की बौछार दोनों देशों की गहरी मित्रता को दर्शाती रही। इस दौरान वैष्णव जन की मधुर धुन बजने से पूरा माहौल भावुक और शांत हो गया। जर्मनी से आए पतंग उड़ाने वाले कलाकारों ने चांसलर मर्ज से हाथ मिलाया। जर्मन टीम में कुल 4 सदस्य हैं। ये पूरा दृश्य भारत और जर्मनी की दोस्ती, संस्कृति और सहयोग की एक सुंदर कहानी बयां कर रहा था। तो साबरमती आश्रम में बापू को नमन किया और उसके बाद भारत की इस विरासत और इस सांस्कृतिक उत्सव में भी दोनों नेताओं ने शिरकत की। हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से अश्विनी मिश्र जुड़ रहे हैं। अश्विनी, विकास भी विरासत भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा भारत की परंपराओं को, भारत की उत्सव को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और उसी सॉफ्ट पावर की झलक आज एक बार फिर नजर आई जब जर्मन चांसलर पहुंचे सबसे पहले बापू को नमन करने और उसके बाद इस पतंग महोत्सव में शिरकत करने। किस तरह से बयान करेंगे भारत और जर्मनी के रिश्तों को जो एक नई उड़ान मिलती दिख रही है इन तस्वीरों के जरिए? निश्चित तौर से जया, अगर देखें तो जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जर्मन चांसलर यहाँ पर आए फ्रेडरिक मर्ज, और जी फ्रेडरिक मर्ज साहब हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उनको लेकर सबसे पहले अगर कहीं गए हैं तो वो गए हैं महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम पे, जो कि उनके प्रयोग की स्थली रही है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की साक्षी रही है। और साथ ही साथ गांधी जी के जो वैचारिक मूल्य है, जो राजनीतिक मूल्य है, जो उनके आध्यात्मिक मूल्य है, दार्शनिक मूल्य है, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को बहुत गहरे तक प्रभावित करते हैं। आज जबकि पूरी दुनिया जो है युद्धों में उलझी हुई है, हिंसा में उलझी हुई है, परस्पर संघर्ष में उलझी हुई है, तो गांधी की धरती पर पहुंचकर उन्हें नमन करना, गांधी जी के साबरमती आश्रम में पहुंचना, वहाँ का अवलोकन करना, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ, और उसके बाद उन्होंने साथ पतंग उड़ाई। मैं यहाँ के दृश्य भी दिखाते चलूंगा इन सब चीज़ों को बताने के लिए। किस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं, कोई विकसित भारत की कहानी बयां कर रहा है, तो कोई अगर देखें तो 50 से ज़्यादा देश यहाँ पर आए हुए हैं। पोलैंड, फिलीपींस, लेबनान, लिथुआनिया, मलेशिया, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, स्वीडन, 50 से ज़्यादा देशों के 150 से ज़्यादा जो है पतंगबाज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अलग अलग देशों की संस्कृति यहाँ आकर समाहित हुई, और ये रिवर फ्रंट जो है, जो कि यहाँ की पहचान बन चुका है अहमदाबाद की, वहाँ पर ये शानदार एक अच्छे माहौल में संक्रांति का समय होता है तो समूचे देश में पतंगबाजी होती ही है, लेकिन यहाँ पर गुजरात में पतंगबाजी की जो परंपरा है वो और ज़बरदस्त रही है। तो जो संक्रांति का ये पर्व आ रहा है 14 तारीख को, 12 से 14 तक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का यहाँ आयोजन किया गया है, और जर्मन चांसलर यहाँ पर साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और साथ साथ पतंग उड़ाई। एक चीज़ मैं और कहूँगा, देखिए जो दृश्य बयां करते हैं, सैकड़ों की संख्या में पतंगे उड़ रही है, लेकिन कोई पतंग दूसरी पतंग को काट नहीं रही है। यही तो शांतिपूर्ण साहसित्व है, यही हमारा साहचर्य है, यही हमारे जीवन मूल्य है, और यही कहीं ना कहीं भारत भारतीयता भी है जो शांतिपूर्ण साहसित्व की बात करती है। और यही वो हमारे पर्व के झलक है, ये हमारे मूल्यों की झलक है, ये हमारी परंपरा की झलक है, और साथ ही साथ ये हमारे उत्सव की झलक है, किस तरीके से उत्सव धर्मिता है। और वो जो संक्रांति अगर देखें तो भारत भी एक संक्रांति के काल से गुजर रहा है, और किस तरीके से भारत का विकास हो रहा है, तेजी से भारत की विकास यात्रा इन पतंगों की उड़ान में भी उसका एहसास किया जा सकता है। चाहे वो भारत की विकास की जीडीपी की बात हो, चाहे वो भारत के शेयर बाजार हो, चाहे वो भारत की उत्पादन क्षमता हो, चाहे वो भारत के स्वाभिमान और आत्माभिमान का बोध हो, सब एक ऊर्ध्वगामी स्थिति में पतंग की तरह अनंत आसमान को छूने के लिए प्रतिबद्ध है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में। वेयर डू यू कम फ्रॉम सर, एंड व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस ग्रैंड फेस्टिवल? My name is Andreas. I come from Sweden, and I have been in this kite festival before in Gujarat, but that is 25 years ago. So it's a big difference. Now I think at that time we were maybe around 20 kite flyers, and now it's 20 international kite flyers. Yeah. Now we are maybe 100, more than 100, and 100. Yeah, so it's 5 times bigger. And it's a good expansion, and I think you can compare with the growth of India as such. You have big development in many areas. What's your opinion about Indian culture, Indian food, Indian ethos? Yeah, this time I have not had so much time yet to experience it, but I have been to India many times, and I really love the Indian food. It has such a big variety, and Indian culture and Indian people are very hospitable. Oh yes, very, very hospitable, very friendly, very nice to talk to. Thanks and enjoy your kite flying. हमारे साथ है यहीं स्थानीय पतंगबाज नितेश्वर जी इस तरफ आए आप, और ये बताएं कि किस तरीके से लंबा समय आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आयोजन हो रहा है पतंगबाजी का, कितना बदला है और कितना और ज़्यादा ये महोत्सव हुआ? ये महोत्सव बहुत अच्छे से हो रहा है। लास्ट 15 साल से ये महोत्सव होने जा रहा है और हम करते जा रहे हैं। 5 ईयर से कंटिन्यूस मेरा काइट फ्लाई हो रहा है। हर बार मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने काइट हमारा सिलेक्ट किया है। इस बार हमने गुजरात का पूरा भव्य दिखाते हुए गुजरात के ऊपर काइट बनाया था, जिसमें सीधी सैयद की जाली है, उसमें गिर का जंगल दिखाया गया है, सोमनाथ का टेम्पल दिखाया गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाई गई है, और प्ले करते हुए गरबाग दिखाए गए, और काइट फ्लाइंग करते हुए बच्चे दिखाए गए। तो पूरा गुजरात का एक वर्णन करते हुए हमने काइट बनाया था। उसके साथ में हमने पवन पुत्र को जोड़ा था, जो हमारे आकाश में उड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा था। पवन पुत्र के साथ उसका जो गधा होता है, वो गधा का भी हमने निर्माण किया था और उसको हमने बना के अच्छे से उड़ाया था। इस काइट फेस्टिवल जी ने अभी उड़ाया भी जर्मन चांसलर के साथ। यस, जर्मन चांसलर के साथ आने के बाद उन्होंने वो चीज़ को सिलेक्ट करके उड़ाया भी, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और उनका ये
उड़ाने के लिए जो हमें बुलाया गया और उन्होंने उड़ाया वो बहुत अच्छा से उड़ाया। जी जय, एक चीज और बताऊंगा, उन्नत भारत की सशक्त तस्वीर तो यहाँ पे दिखती ही है, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए पतंग है, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत से जुड़ा हुआ पतंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को समर्पित पतंग है, और अलग अलग देशों के झंडों को लहराता हुआ ये पूरा का पूरा आसमान शानदार इस समय बयां कर रहा है कि किस तरीके से विश्व की अलग अलग संस्कृतियां, विश्व की अलग अलग अपेक्षाएं, आकांक्षाएं यहाँ एक आसमान के नीचे है, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर। और निश्चित तौर से अब आगे भी ये देखना होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज यहाँ पर बैठेंगे महात्मा मंदिर में, और तब जाकर बातें होंगी विश्व स्तर की, वैश्विक क्षेत्रीय समस्याओं की, वैश्विक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की, वैश्विक क्षेत्रीय व्यापार सहयोग और अन्य विषयों पर, तो निश्चित तौर से ये देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि संक्रांति का काल है, मकर संक्रांति नजदीक है, 14 तारीख तक ये चलेगा, और भारत के लिए भी संक्रांति का काल है कि किस तरीके से भारत की विकास यात्रा तेजी से ऊर्ध्वगामी है इन्हीं पतंगों की तरह। जया। बिल्कुल अश्विनी, भारत और जर्मनी के बीच जो रणनीतिक साझेदारी है वो बीते वर्षों में बेहद मजबूत हुई है और इस वक्त भी अपने ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। विभिन्न गंभीर मुद्दों पर, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी, बात हो रक्षा की, बात हो व्यापार की, और लेकिन जिस तरह से इन दोनों नेताओं का साथ में आना एक वैश्विक संदेश दे रहा है और संस्कृति के माध्यम से दो देश आपस में जुड़ रहे हैं, ये शायद सिर्फ भारत में ही मुमकिन है, जो अपनी सॉफ्ट पावर की बल पर आज पूरी दुनिया को खींच कर ला रहा है भारत में। किस तरह से इसको आप बयां करेंगे? निश्चित तौर से भारत जर्मनी संबंधों के लिए फ्रेडरिक मर्ज का भारत आना, वो जो कि इनकी पहली भारत यात्रा है, और उसके लिए अहमदाबाद आना, अहमदाबाद में आकर इस सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होना, ये बताता है कि किस तरीके से दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको लेकर महात्मा गांधी के आश्रम, साबरमती आश्रम तक गए, और उसके बाद यहाँ पर भारत की जो विविध छटा है उसके वो साक्षी बने। अब जब बातें होंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उनमें बात होगी व्यापार की, उनमें बात होगी क्षेत्रीय शांति की, उनमें जो इस समय जो आर्थिक दबाव पूरी दुनिया के अलग अलग देश इस तरीके से वो कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उन पर बातें होंगी, जो युद्ध, संघर्ष और अशांति की स्थितियां हैं उन पर बातें होंगी, और इन सबसे बड़ी बात आगे बढ़कर ये होगी निवेश की। अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात में इस बात की तस्दीक की, इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से भारत तेजी से, गुजरात ही नहीं समूचा भारत तेजी से वैश्विक आकर्षण का, वैश्विक निवेश के आकर्षण का केंद्र है। तो भारत चाहे तेजी से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश हो, या दुनिया का सबसे बड़ा डेटा कंज्यूमिंग देश हो, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था हो, विकास दर जिसकी सबसे ज़्यादा हो, और उसके अलावा जल्दी से जल्दी हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर है। तो ये जो अंतरयात्रा है, ये अंतरयात्रा पिछले 11 वर्षों की अंतरयात्रा के साथ अगले कई दशकों तक की आगे किस तरीके से इस गति को, इस मोमेंटम को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, और क्षेत्रीय वैश्विक संतुलन के लिहाज से भारत जर्मनी संबंध वैश्विक भूमिकाओं में किस तरीके से अपनी भूमिका और सशक्त कर सके, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब बात होती है लोकतांत्रिक तरीके से शक्तियों के एक दूसरे के सम्मान और एक दूसरे की सहभागिता की, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे, चाहे जिनमें वैश्विक मंच है जिन पर कुछ देशों की एकदम कब्जे होते हैं, जहां पे उनकी एक मोनोपोली चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक बहुध्रुवीय विश्व की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशों के साथ समान संपर्क की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कहते हैं कि ये युद्ध नहीं बुद्ध का समय है, और लेकर सबसे पहले महात्मा गांधी की धरती पर आते हैं, महात्मा गांधी के आश्रम में लेके आते हैं, तो ये वैश्विक संदेश भी देते हैं कि किस तरीके से विश्व कल्याण के लिए और विश्व निर्माण के लिए और बेहतर विश्व निर्माण के लिए भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, तत्पर है, अग्रसर है। और साथ ही साथ भारत की जो विकास यात्रा है उसमें कैसे दूसरे देश साझेदार होकर भारत की इस विकास यात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो निवेश का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे वो एआई का क्षेत्र हो। जर्मन टेक्नोलॉजी अगर देखें तो बहुत सारे इस समय जो इनोवेशंस चल रहे हैं एआई के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक से अलग जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट हैं, इन सभी क्षेत्रों में हम विकसित देशों के साथ साथ पश्चिमी देशों के तकनीक का इस्तेमाल कर सके, हम अपने मानव संसाधन का ज़्यादा से ज़्यादा उस तकनीक के साथ सिनर्जी कायम कर सके, और वो सिनर्जी और वो सिम्फनी कहीं ना कहीं इस पूरे की पूरी यात्रा को और गति दे सके, विकास यात्रा को। इस पर बातचीत होगी, और निश्चित तौर से जब दो देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत का अंतिम निष्कर्ष निकलेगा तो दुनिया देखेगी कि ये विकास यात्रा, आपसी सहयोग और मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे और गति प्राप्त करेंगे।
बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से अश्विनी आपने भी कहा कि यहाँ पर जर्मन चांसलर ने अपने एशिया दौरे के लिए, अपने पहले एशिया दौरे के लिए भारत को चुना। यकीनन ये उन्होंने एक पुरानी परंपरा को भी तोड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि एशिया के दौरे पर पहले कौन से देशों को चुना जाता था। यकीनन ये मौजूदा वक्त में भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को भी दिखाता है। अब सभी की निगाहें हैं कि किन किन क्षेत्रों को लेकर, किन किन मुद्दों पर लगातार बातचीत होगी दोनों देशों में बीच में। किस तरह से देखते हैं? बात हो निवेश की, प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए निवेश कीजिए भारत में, यही समय है, सही समय है। किन किन प्रमुख क्षेत्रों पे, तमाम क्षेत्रों का जिक्र हो रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा और कुछ नए परंपरागत क्षेत्रों को छोड़ते हुए नए आसमान को छूने की भी कोशिश होगी? जय, देखिए, जिस तरीके से वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां चल रही हैं, जिस तरीके से वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर कहीं ना कहीं पाबंदी और एकाधिकार हासिल करने की कोशिश चल रही है, उसके विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त आवाज बनकर खड़े हैं। भारत कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पिछले महीनों में कर चुका है, साइन किया हुआ है, और वो मुक्त व्यापार समझौता हमारे बाजार में भी एक्सेस प्रदान करता है और साथ ही साथ उस देश में भी हमको जीरो टैरिफ पर एक्सेस प्रदान करता है। अब जबकि पूरी दुनिया टैरिफ वार में है, तो सबसे ज़्यादा बातचीत अगर होने की जो फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि कैसे आर्थिक जो युद्ध चल रहा है, जो आर्थिक द्वंद्व चल रहा है, जो आर्थिक एकाधिकार की कोशिश चल रही है, उसको एक संतुलित रूप में वैश्विक स्तर पर किया जा सके। और वैश्विक स्तर पर वो संतुलन सभी देशों के लिए, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हो, चाहे वो एशिया के देश हो, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हो, उनके हितों को वो बाधित ना कर सके। उसके अलावा जर्मनी जैसे देश, यूरोप के बहुत सारे देश टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे जैसे देशों से काफ़ी आगे हैं। जहाँ पर जिस तरीके से जिसको कहते हैं कि एआई की बात होती है, एआई में सबसे ज़्यादा भारत का जोर जो है इस समय सेमीकंडक्टर, एआई और इनोवेशन पर रहता है। तो एआई, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भविष्य के भारत की विकास की धुरी है, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। रक्षा क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में बातचीत होगी। और जर्मनी जो कि एक हमारा प्रतिबद्ध साझेदार भी रहा है, उसमें भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो कि भारत के हैं, उन पर दोनों नेताओं के बातचीत होगी। और जो निष्कर्ष निकलेंगे उनसे ये निष्कर्ष स्पष्ट तरीके से साफ होगा कि कैसे दोनों देशों के व्यापारिक, कूटनीतिक, रणनीतिक और राजनयिक संबंध और ज़्यादा मजबूत होते हैं। बिल्कुल। अश्विनी, यहाँ पर इस समय जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भारी दबाव पर है, क्या लगता है यहाँ पर बिजनेस से आगे डिफेंस सहयोग पर बातचीत होगी? साथ ही साथ जो इंडो पैसिफिक में जो बदलते समीकरण हैं, उसको लेकर भी दोनों नेता बात करते हुए नजर आएंगे? निश्चित तौर से दोनों नेता जब फ्रेडरिक मर्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे तो उन सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होना लाजमी है। बातचीत इस बात पर भी होना लाजमी है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि जो आर्थिक परिस्थितियां हैं जिससे पूरा का पूरा विश्व गुजर रहा है, उन आर्थिक परिस्थितियों में यूरोपियन यूनियन की क्या भूमिका होगी, एशिया के देशों की क्या भूमिका होगी, और किस तरीके से जो एकाधिकार करने के प्रयास हैं उनका किस तरीके से सम्मानजनक तरीके से हल निकाला जा सके। जो भी आर्थिक स्थितियाँ हैं, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, वो किसी देश को मोनोपोली का अधिकार देने की स्थिति में, किसी भी देश को लाने की स्थिति में कोई भी स्वयंभू और संप्रभु राष्ट्र नहीं होता है। तो निश्चित तौर से ये सब बातें होंगी और इन सब बातों के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, परस्पर देशों में निवेश को और ज़्यादा बढ़ावा देना, एआई जैसी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना, और बहुत सारे ऐसे परंपरागत क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र के उपकरणों के निर्माण की बात हो। भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र के अपने उपकरणों को एक आत्मनिर्भर स्वरूप देने में जुटा हुआ है। तो इन सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रेडरिक मर्ज के बीच बातचीत होगी और निश्चित तौर से ये दुनिया देखेगी कि दोनों महाशक्तियां, दोनों देश, दोनों संप्रभु राष्ट्र किस तरीके से बेहतर विश्व के निर्माण के लिए और ज़्यादा प्रतिबद्धता प्रकट करते हैं। बिल्कुल। और डेलीगेशन लेवल टॉक का भी अगर हम जिक्र करें यहाँ पर अश्विनी, तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेता बातचीत करते हुए नजर आएंगे। डेलीगेशन लेवल टॉक को लेकर इस वक्त क्या कुछ खबर अपडेट आपको मिल रही है? देखिए, एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल जो है जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ आया हुआ है और अब इसके बाद अगला जो कार्यक्रम है वो महात्मा मंदिर में ही, महात्मा मंदिर अहमदाबाद शहर से अलग गांधीनगर में स्थित वो स्थान है जो कि अनेक ऐसे ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना है, अनेक विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के आवागमन का और वहाँ पर संवाद का वो साक्षी बना है। इसके आगे के जो है प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होगी, वहाँ पर डेलीगेशन लेवल बातचीत में जो डेलीगेशन खुद फ्रेडरिक मर्ज के साथ आया हो उसमें आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हम तस्वीरें देख सकते हैं, बिल्कुल डेलीगेशन लेवल टॉक्स की तस्वीरें इस वक्त कुछ हमें आ रही हैं, दर्शकों के साथ साझा करते हैं।
तौर पर अपने पहले एशिया दौरे के लिए उन्होंने भारत को चुना। यकीनन भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को ये साफ तौर पर दिखाता है। डेलीगेशन लेवल टॉक्स की इस वक्त तस्वीरें हम देख सकते हैं जब दोनों देशों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही जो प्रतिनिधि मंडल भी आया है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर लगातार एक रणनीतिक साझेदारी हम देख रहे हैं भारत और जर्मनी के बीच। जर्मनी के जो विदेश नीति रही है उसमें भी एक जो भारत की ओर जो झुकाव है वो भी इस वक्त साफ तौर पर नजर आता है। इस बहुप्रतीक्षित दौरे का जो पहला दिन था वो शानदार नज़ारों के साथ शुरू हुआ और अब डेलीगेशन लेवल टॉक्स की तस्वीरें यहाँ पर आ रही है। यकीनन जर्मनी यूरोप में भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारों में से एक बना हुआ है और इस दौरे से भी भारत और जर्मनी के जो संबंध हैं वो और भी अधिक रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ ही दोनों देशों के जो व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुख हैं उनके साथ भी विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, बातचीत हो रही है और उम्मीद करते हैं कि कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। बेहद अहम है जर्मन चांसलर का ये दौरा। भारत जर्मनी रणनीतिक पार्टनरशिप के बेहद महत्वपूर्ण साल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में दोनों नेता भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की भी समीक्षा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच चर्चा व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, कौशल विकास और आवागमन में कैसे सहयोग को और बढ़ाया जा सकता है, कैसे और अधिक मजबूत किया जा सकता है, उस पर केंद्रित है। विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, इनोवेशन और रिसर्च, हरित और सतत विकास और दोनों देशों के लोगों के बीच भी संबंधों के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस पर भी दोनों देश अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत जर्मनी द्विपक्षीय संबंध अब तक के अपने सर्वोच्चतम स्तर पर है और हाल ही में ये बात कही है भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एंकरमैन ने। बीते वर्षों में दोनों देशों की जो रणनीतिक साझेदारी है वो लगातार मजबूत हुई है और रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को भविष्य की अहम धुरी माना जा रहा है। जर्मनी के लिए भारत एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है और रक्षा क्षेत्र में इसकी भूमिका लगातार बढ़ी है। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर के बीच द्विपक्षीय वार्ता गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हो रही है। द्विपक्षीय बैठक हो रही है दोनों देशों के बीच, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। हाल के वर्षों में हमने देखा भारतीय सशस्त्र बलों के साथ जर्मनी की बढ़ती भागीदारी और दोनों देशों के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यासों में सहयोग और सहभागिता में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत रक्षा क्षेत्र में भी एक अहम भागीदार है, जिसके साथ जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यवस्था को लेकर समान मूल्य और दृष्टिकोण साझा करता है। तो यकीनन आने वाले वर्षों में सुरक्षा ऐसा क्षेत्र होगा जहां दोनों देशों के बीच अधिक व्यापक और विविध साझेदारी विकसित की जाएगी। यकीनन ये यात्रा बेहद अहम है। द्विपक्षीय साझेदारी को और भी मजबूती इससे मिल रही है। आज सुबह पहले जर्मनी के चांसलर ने साबरमती आश्रम का दौरा किया और फिर साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भी हिस्सा लिया और उसके बाद गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय बैठक हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। इस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बेहद दबाव में नजर आ रही है, ऐसे में
पूरे विश्व की नजरें इस यात्रा पर है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह मौजूद हैं। अमृतपाल, हम देख रहे हैं तस्वीरों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हो रही है। तमाम अहम मुद्दे हैं जिन पर दोनों देश इस वक्त अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। डेलीगेशन लेवल टॉक्स हो रहे हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस वक्त साझा करना चाहेंगे आप? देखिए, सुबह प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर एक कल्चरल प्रोग्राम में या काइट फेस्टिवल में भाग लिया। उन्होंने इनफैक्ट पतंग भी उड़ाई। उस कल्चरल जो सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी की, उसके बाद अब ये फॉर्मल टॉक्स हो रही हैं, औपचारिक वार्ता हो रही है, जहां पर दोनों देश जो जिन एरियाज में कोऑपरेशन करते हैं, जिस एरियाज में दोनों के बीच में साझेदारी है, उसको और कैसे बढ़ाया जाए, उसको और पोटेंशियल पे कैसे लिया जाए, वो डिस्कस होता है। और सेक्टर्स में ये पार्टनरशिप कैसे एक्सपैंड की जाए। आप जानती हैं कि भारत और जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। बड़ी मजबूत साझेदारी है डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफी स्ट्रांग है। प्रधानमंत्री और चांसलर, जर्मन चांसलर कुछ देर इस डेलीगेशन टॉक्स के बाद यहाँ एक सीईओज फोरम है जहाँ पर बिजनेस लीडर्स मौजूद हैं। जर्मनी से भी बिजनेस लीडर्स यहाँ आए हैं और भारत में भी भारत के बिजनेस लीडर्स भी यहाँ रहेंगे, जहाँ दोनों ही लीडर्स उनको संबोधित करेंगे। तो एसेंशियली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोऑपरेशन और बिजनेस टू बिजनेस कोऑपरेशन, उस पर जोर रहेगा इस बैठक के दौरान। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस, एजुकेशन, माइग्रेशन मोबिलिटी, स्किल्ड वर्कर्स डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इन चीजों पर इन बिंदुओं पर बात होगी इस वार्ता में। वैश्विक मुद्दे उठ सकते हैं। यूरोप में चल रही जंग, वेस्ट एशिया में चल रही जंग, वेनेजुएला से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर दोनों लीडर्स अपने नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं। तो और जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद जो टैरिफ्स से जो ग्लोबल या वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक भूचाल आया है, उस पर भी दोनों लीडर्स अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो एसेंशियली कैसे इसको बायलैटरली मजबूत किया जाए और मल्टीलैटरल फोरा पे कैसे कोऑपरेशन बढ़ाई जाए, खास करके क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। जी जया। बिल्कुल। और अमृतपाल, जैसे आर्थिक जो मुद्दे हैं, आर्थिक जो इसका पहलू है वो भी बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच इस बढ़ती साझेदारी का, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर लगातार बातचीत जारी है और इस बातचीत के मध्य ही जर्मन चांसलर का भारत दौरा। क्या लगता है, यूरोपियन यूनियन के बीच एफटीओ को और गति देने में सक्षम है? बिल्कुल। जर्मनी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है यूरोपियन यूनियन का और उसकी आवाज बड़ा वजन रखती है ईयू का। तो जो ईयू पे, इंडिया ईयू एफटीए पे बात हो रही है, भारत जर्मन चांसलर के साथ एक्सचेंज करेगा कि भारत के जो हित कहाँ पर कवर होते हैं और सेकेंडली कैसे इसको गति दी जाए और इसको कंक्लूड किया जाए। क्योंकि ये ईयू में जर्मन रिप्रेजेंटेशन एक मजबूत या एक वजनदार आवाज है। तो इस पर भी दोनों लीडर्स बात करेंगे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर भारत एक महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है और किस तरह से भारत और जर्मनी के रिश्तों को और भी मजबूती यहाँ प्रदान होती मिल रही है, इसी की झलक इस वक्त हम लगातार देख रहे हैं। अमृतपाल, लगातार हम बात करें कैसे दोनों देशों के बीच और जो संपर्क है, आम जनता के बीच संपर्क हो, जैसे अहम क्षेत्रों में भी सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बिजनेस और इंडस्ट्री के लोगों से भी मुलाकात होगी। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। जो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर जिस तरह से दबाव नजर आ रहा है या इंडो पैसिफिक की जो स्थिति है, वो भी एक अहम मुद्दा होगा। जी बिल्कुल। इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन इंक्रीज करना, क्योंकि जर्मन्स का
इंडो पैसिफिक के की सप्लाई चेन्स में काफी इंटरेस्ट है। तो उस भारत, क्योंकि भारत का ये भूगोल क्षेत्र है, उसमें दोनों साइड्स अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे। दूसरी बात, इंटरनेशनल फोरा पे बायलैटरल एस्पेक्ट तो हमने बात की, इंटरनेशनल फोरा पे कैसे कोऑपरेट किया जाए, कैसे सिमिलर पोजीशंस या कंसर्टेड कोऑर्डिनेटेड पोजीशंस ली जाए जो दुनिया के इस वक्त की हमारी जो आज के मुद्दे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, इन मुद्दों पर कैसे कोऑर्डिनेटेड पोजीशंस ली जाएं, उस पर बात होगी दोनों लीडर्स के बीच। क्या बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर इस वक्त साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो भारत का बढ़ता रणनीतिक महत्व है वो इस वक्त नजर आ रहा है। किस तरह से देखते हैं अमृतपाल, ये जर्मनी की विदेश नीति में भी एक तरह का कैलकुलेशन है कि फोकस ऑन इंडिया, इसके पीछे क्या रणनीति है? क्योंकि अपने पहले एशिया दौरे के लिए भारत को चुनना, परंपराओं को तोड़ा है उन्होंने। बिल्कुल, भारत जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज का पहले एशिया दौरा करना या EU और नेटो स्पेस के बाहर पहला बायलैटरल, किसी भी मुल्क के साथ पहला बायलैटरल विजिट करना, ये साफ संकेत देता है कि जर्मनी भारत के साथ अपने रिश्ते को लेकर कितनी अहमियत देता है। क्योंकि जर्मनी ये रियलाइज करता है कि ग्रोइंग इकोनॉमीज में से भारत एक बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है। वेस्ट की आप GDP फिगर्स जानती हैं, 1.5 से 2% की ग्रोथ। आपके ग्रोथ इंजन जिस रेट पर गजल कर रहे हैं, जर्मनी चाहेगा कि ऐसे देशों के साथ उसकी पार्टनरशिप मजबूत हो। एशिया का ही नहीं, पूरे जो ग्लोबल साउथ में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी बात जो एक ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, तो उस लिहाज से भारत एक इम्पोर्टेंट देश है। तो जर्मनी उसको रियलाइज करता है, तभी चांसलर मर्ज ने भारत को चुना अपनी एशिया यात्रा शुरू करने के लिए, या पहला बायलैटरल एंगेजमेंट करने के लिए EU और नेटो स्पेस के बाहर। तो ये साफ संकेत है कि वो कितनी अहमियत इस रिश्ते को देता है, और क्योंकि उसके रीजंस हैं कि आपकी इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, आपकी पोजीशंस चाहे क्लाइमेट चेंज पे हो, चाहे टेररिज्म पे हो, वो कैसी हैं, और दूसरा आप एक सेम पोजीशन लेते हैं, आप लगातार वैश्विक मुद्दों पर आप लगातार आप कहते आए हैं कि यूरोप की में जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो उसको रिजॉल्व करने का तरीका डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू है, और आप ये दोनों साइड्स को कह चुके हैं। तो जर्मनी रियलाइज करता है कि भारत के साथ पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करके दोनों के हित में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतपाल फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने वाला एक प्रमुख देश के रूप में जर्मनी जिस तरह से स्वीकार किया है, वो उसकी झलक, उन रिश्तों की प्रगाढ़ता की झलक, एक क्वांटम लीप दोनों देशों के संबंधों के बीच में जो हम देख रहे हैं, वो ये तस्वीरें बयां करती हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस वक्त की अहम खबर आ रही है जहां पर तमिलनाडु में करूर भगदड़ से जुड़ी बड़ी खबर है। CBI हेडक्वार्टर में मौजूद TVK के अध्यक्ष विजय हुए हैं पेश और सवाल जवाब में जुटे हैं उनके साथ अधिकारी। पिछले साल सितंबर में हुई थी ये भगदड़ और भगदड़ में मारे गए थे 40 से अधिक लोग। तो पिछले साल की एक घटना है जहां पर
उनकी रैली के दौरान भगदड़ हो गई थी और उसमें 40 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सुपरस्टार विजय और अभिनय के बाद उन्होंने राजनीति की तरफ रुख किया और तमिलनाडु में करूर भगदड़ से जुड़ी इस वक्त अहम अपडेट आ रहा है। सीबीआई हेडक्वार्टर से हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा यहां पर जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनसे रुख करते हैं। तो यहां पर थलपति विजय आज दिल्ली में करूर भगदड़ केस में सीबीआई के सामने पेश हुए हैं। ये वही भगदड़ मामला है जिसमें करीब 40 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। दिव्यांशु, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने विजय को जो है समन दिया था और आज सुबह पूछताछ के लिए बुलाया था। आपसे कुछ ही देर पहले जो विजय हैं वो सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। एक काफिले में उनके वकील और इसके साथ साथ उनके साथी कुछ लोग हैं जो कि सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ही देर बाद जो विजय हैं उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। जाहिर है 27 सितंबर को जिस तरह से करूर में ये भगदड़ होती है, एक पॉलिटिकल रैली के दौरान उस पॉलिटिकल रैली में जो है विजय को संबोधित करना था और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि डिले हुआ और उसकी वजह से वहां पर कैओस हुआ और उसमें 41 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने एक एसआईटी का गठन भी किया था, लेकिन विजय को उस एसआईटी पर विश्वास नहीं था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लगाया और ये कहा कि इसको ट्रांसफर जो मामला है वो ट्रांसफर किया जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो है सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और तभी से सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कि टीवीके के प्रमुख हैं ये विजय और उनके पार्टी के कुछ और नेताओं से तो पूछताछ सीबीआई ने कर ही ली है, लेकिन विजय से अभी तक पूछताछ नहीं हुई थी। जिसके बाद विजय को आज सीबीआई हेडक्वार्टर्स में बुलाया गया। जाहिर है सीबीआई के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो जो है विजय से जानना चाहते हैं कि आखिर उस वक्त क्या हुआ ऐसा कि उनकी पॉलिटिकल रैली के दौरान भगदड़ होती है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। 41 लोगों की मौत होती है और 60 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में घायल होते हैं। और अभी हम कह सकते हैं कि कुछ देर बाद ये पूछताछ शुरू होगी और देखना होगा कि कब तक ये पूछताछ चलती है। जी बिल्कुल दिव्यांशु, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, उस वक्त भी काफी सवाल पूछे कि रैली स्थल में इनको पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई, या फिर जो उस समय रैली के करने के दौरान जो पुलिस की तरफ से जो कोई नियमावली दी गई थी, अनुमति दी गई थी, जो शर्तों का पालन हुआ था नहीं हुआ था। विजय की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या कोई और जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि उस वक्त जो लोकल पुलिस है उसका यही साफ तौर पर कहना था कि विजय को पॉलिटिकल रैली जिसमें उनको संबोधित करना था उनमें उस पॉलिटिकल रैली में वो लेट आए, जिसकी वजह से वहाँ पर क्योस हुआ। इसके अलावा ये भी एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे कि उस रैली में खाने की ठीक से व्यवस्था नहीं थी, वॉशरूम की ठीक से व्यवस्था नहीं थी और इसके अलावा हम कह सकते हैं बाकी जो सुविधाएं होती हैं उसका ध्यान नहीं रखा गया था। जिसके बाद वहां पर लोग परेशान हुए और उसकी वजह से भगदड़ हुई। हालांकि विजय और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो लीडर्स हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मामला जो है कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा है। उस भगदड़ में जो है कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और यही वजह है कि इसी बात को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दाखिल की कि इस पूरे मामले की जो है एक जो जांच है वो ठीक से की जाए, न्यूट्रल होकर इस पूरे मामले की जांच की जाए। क्योंकि तमिलनाडु में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उस पर विजय को विश्वास नहीं था, जिसके बाद से जो है इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। जाहिर है आज पूछताछ में जो विजय हैं कई सवालों के जवाब सीबीआई के आगे उगलते हुए नजर आएंगे। देखना यही होगा कि मामला आगे कहां तक जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांशु फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन एक बहुत ही दर्दनाक ये हादसा था जिसमें साउथ के सुपरस्टार विजय की रैली में करीब 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और इसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर आईपैक में रेड के दौरान जांच में रुकावट पर ईडी की याचिका से जुड़ी एक खबर है। ईडी ने आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अपनी याचिका। ममता बनर्जी को पक्षकार बनाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग यहां पर की गई है। बंगाल डीजीपी राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त पर भी एफआईआर की मांग है। याचिका में सबूतों से छेड़छाड़ और सबूत नष्ट किए जाने के आरोप बंगाल सरकार पर लगे हैं और इस पूरे मामले में
पहले कैविएट भी दायर कर चुकी है बंगाल सरकार और बिना सुनवाई का मौका दिए बिना आदेश पारित नहीं करने के लिए कैविएट यहां पर दाखिल की गई थी। फिलहाल सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप यहां पर लगाया गया है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। आईपैक में छापेमारी के दौरान जांच में बाधा डालने का ये पूरा मामला है। विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ विकास सारथी से हम जुड़ेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ बता दें कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की है और ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है कि जब आईपैक में जब वहां पर ईडी की रेड हुई और उस वक्त ममता बनर्जी की सरकार से जुड़े लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने यहाँ पर उस पर बाधा डाली है, इसलिए ममता बनर्जी को पक्षकार बनाया है यहाँ पर ईडी ने। विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? बंगाल डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त पर भी एफआईआर की मांग की गई है। बिल्कुल, इसमें आज सुबह ईडी ने औपचारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि आज ईडी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करके जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है, लेकिन आज सुबह ही याचिका दाखिल हुई है, इसीलिए उम्मीद इस बात की कम है कि आज इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी या किसी तरह की कोई सुनवाई हो पाएगी। लेकिन जहां तक याचिका की बात है उसमें आपने बताया ही कि किस तरह से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी, इसके अलावा डीजीपी और यहाँ पर इन सबको पक्षकार बनाते हुए ईडी ने ये कहा है कि जिन लोगों पर कानून की रक्षा करने का जिम्मा है, जिन पर ये जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वो कानून को प्रोटेक्ट करेंगे, वो खुद लोग इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल रहे जो सीधे सीधे अपराध है। ईडी की जांच में बाधा डाली गई और वहां से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज वहां से ले जाए गए, जिनको स्नैच करके ले जाया गया वहां से। तो ईडी इस मामले में इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहती है। अब सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगा तो साफ होगा कि इस याचिका पर क्या कहना है, क्योंकि अगर आप पश्चिम बंगाल सरकार का रुख देखें तो उन्होंने ईडी से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल कर दिया था, यानी वो ये चाहते थे कि बिना उनका पक्ष जाने सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई अंतरिम आदेश या नोटिस जारी ना करे। तो अभी दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में हैं। मामले की सुनवाई कब होगी ये साफ हो जाएगा। उम्मीद ये भी है कि कल शायद इस मामले पर सुनवाई हो सके, क्योंकि अब दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक रूप से आ चुके हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं वो उस वक्त का शॉट जब वो फाइल लेकर ममता बनर्जी यहाँ पर संबोधित कर रही थी वहाँ के लोगों को। विकास, यहाँ पर ईडी की तरफ से जो दाखिल की गई है याचिका, उसके अहम बिंदु क्या है? यहाँ पर ममता बनर्जी को जब पक्षकार बनाया है, कोलकाता पुलिस को बनाया है और खास तौर पर सबूतों से छेड़छाड़ और नष्ट करने का भी बेहद गंभीर आरोप है। बिल्कुल, देखिए वहां पर जो दस्तावेज वहां से हटाए गए वो सीधे सीधे ईडी का ये कहना है कि हमारी जांच में सीधे सीधे से छेड़छाड़ है और कानूनी एजेंसी है ईडी, उसकी कार्रवाई में बाधा डाली गई। और सबसे गंभीर बात जो याचिका में आरोप लगाया गया है वो ये कि ऐसा काम उन लोगों ने किया जिन पर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून की रक्षा करें, कानून को प्रोटेक्ट करें, लेकिन इन्हीं लोगों ने कानून तोड़कर एक केंद्रीय एजेंसी की जांच में रुकावट डाली, वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज हटाए हैं। इसीलिए इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ईडी का ये भी कहना है कि वो इसमें याचिका दायर पहले ही कर चुकी है, जिसमें ईडी ने कहा था कि मामला सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। वो सारी चीजें भी रिकॉर्ड पर हैं। उन्हें भी जब याचिका की सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में तो उठाया जाएगा कि कैसे ये जांच जो चल रही थी, ये अचानक से ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार या तृणमूल नेता कह रहे हैं कि ईडी ने उनको निशाना बनाया गया है। इसको लेकर के ईडी की जांच जारी थी, उसको लेकर के जो प्रोसीजर पूरा है वो भी फॉलो किया जा रहा था। बावजूद इसके ईडी की जांच में बाधा डाल करके वहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज हटाए गए हैं। जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि इसमें खुद पश्चिम बंगाल सरकार भी पहले से ही कैविएट दाखिल कर चुकी है। इसीलिए अब जो भी अगली सुनवाई होगी उसी में दोनों का रुख आप जान पाएंगे कि क्या स्टैंड या ईडी का रहता है सुनवाई के दौरान और क्या पश्चिम बंगाल सरकार अपने बचाव में कहती है। लेकिन ईडी का जो सबसे बड़ा एलिगेशन वो ये है कि खुद वो एजेंसी, चाहे वो पश्चिम बंगाल सरकार हो, चाहे वो वहाँ के डीजीपी हो या कलकत्ता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हो, उन सब लोगों ने एक एजेंसी के काम में बाधा डाली, जो कि बेहद गंभीर मामला है। बिल्कुल, और इसकी सुनवाई हाईकोर्ट में भी टल गई थी, उसके बाद शायद ईडी ने सीबीआई की जांच की मांग की। बिल्कुल, देखिए इसकी सुनवाई ईडी जब हाईकोर्ट में होने वाली थी उसी समय वहां पर इतनी गहमा गहमी चल रही थी, इतनी अफरा तफरी का माहौल था कि हाईकोर्ट को मजबूरी में ये इस मामले की सुनवाई 14 तारीख तक टालनी पड़ी। तो अब हाईकोर्ट में तो ये 14 तारीख तक लंबित है, लेकिन इस बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, क्योंकि ईडी ये भी एक बात है कि जो वहां से दस्तावेज हटाए गए हैं वो किस रूप में
हैं अब इस वक्त, क्या उनके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, वो कहाँ पे हैं, किसकी कस्टडी में है, क्या उनको नष्ट किया गया है, ये सारी गंभीर चिंताएं हैं ईडी की। और इस चीज को लेकर के वो चाहते थे कि 14 तारीख तक इंतजार न करके सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाए और वहां से कोई इंटरिम डायरेक्शन ली जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ईडी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने रेड वाली जगह पर पहुंचकर वहां से जो अहम दस्तावेज थे और सबूत थे उन्हें वहां से हटाया, और तस्वीरों में भी हम इसको देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। के बाद स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने योगी के पार्टी के नाम से यूपी के लोगों के लिए एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उनकी चिंता के साथ साथ सलाह भी शामिल है। क्या लिखा है उन्होंने, आइए नजर डालते हैं। सड़क हादसों में हर साल हजारों लोगों की मौत, लापरवाही, ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अनुचित। 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा और हमारा लक्ष्य है लोगों के सड़क व्यवहार में बदलाव लाना। सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को शून्य मृत्यु दर लाना हमारा लक्ष्य है। 20 संवेदनशील जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। 3000 से ज़्यादा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे। अभियान के 4 स्तंभ हैं: शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग, आपात देखभाल। पुलिस नियमों को सख्ती से लागू करेगी, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग सबसे ज़रूरी है। वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग जानलेवा है। तेज़ रफ्तार और नशा दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य है। बच्चों को वाहन चलाने देना अपराध है। पैदल यात्रियों का भी सड़क पर चलने का अधिकार है। सड़कों को सुगम, सुरक्षित बनाए, ट्रैफिक नियमों के पालन की भी उन्होंने अपील की है। संगम नगरी के तट पर माघ मेले का आगाज हो चुका है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम के तट पर स्नान कर पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। वहीं मेले के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं का खास ध्यान रखा गया है। हिंदू धर्म का प्रमुख माघ मेला पवित्र अवसर माना जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज के संगम पर पवित्र स्नान के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ये महाकुंभ या माघ मेले का एक प्रमुख स्नान पर्व होता है, जिसमें साधु, संत, कल्पवासी और आमजन शामिल होते हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति at 50, विकास को गति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में शुरू हुई प्रगति पहल ने देश भर में बड़ी बड़ी परियोजनाओं को हकीकत में बदलने में अहम भूमिका निभाई। इसी कड़ी में शामिल है नागल डैम तलवाड़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन। ये परियोजना कई समस्याओं के चलते वर्षों से अटकी पड़ी हुई थी। तो किस तरह से ये योजनाएं आगे बढ़ रही हैं वो हम देख रहे हैं। और आइए कुछ तस्वीरें यहां पर आ रही हैं गुजरात से। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की आज गांधीनगर में मुलाकात हो रही है और इसी दौरान एक ग्रुप फोटो ली गई, वो इस वक्त आप देख सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मजबूत होते रिश्ते, प्रगाढ़ होते संबंधों की कहानी कहती है ये तस्वीर। दोनों ही देशों के डेलीगेशंस एक साथ एक तस्वीर में। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा भारत और जर्मनी के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करती हुई यकीनन भारत जर्मनी संबंधों में एक क्वांटम लीप की उम्मीद है। विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश अपने सहयोग को, अपने चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए भारत जर्मनी अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ये यात्रा यकीनन रूप से द्विपक्षीय संबंधों को एक बार फिर पुनः संतुलित करते हुए और गहरा करते हुए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है दोनों ही देशों को प्रगति की राह पर आगे बढ़ने के लिए। वर्तमान वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव के चलते ये यात्रा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि पूरे विश्व की निगाहें इस वक्त इस यात्रा पर है। जर्मनी यूरोप में भारत के महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत उन शुरुआती देशों में से एक था जिसने जर्मनी के संघीय गणराज्य के साथ संबंध स्थापित किए। दोनों ही देशों के बीच शीर्ष स्तर पर लगातार संवाद रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार जर्मनी का दौरा कर चुके हैं और लगातार बीते कुछ वर्षों में लगातार जर्मन चांसलर भी कई दौरे भारत के हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध भी बेहद प्रगाढ़ हैं। साल 2023 और 24 में जर्मनी भारत का 12वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा और लगातार हम देख रहे हैं भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार है उसमें लगातार वृद्धि भी देखी जा रही है। विभिन्न क्षेत्रों में कैसे भारत और जर्मनी अपने रिश्तों को और भी प्रगाढ़ता दे सकते हैं, इसी पर इस बार फोकस है। भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय भी वार्ता हुई। व्यापार अमृतपाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। अमृतपाल, हम देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीर सामने आई है, एक ग्रुप फोटो आ रही है। दोनों देशों के जो प्रतिनिधिमंडल है वो साथ एक ही मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं। जी, ये बिजनेस डेलीगेशन की फोटो है। सीईओ फोरम अभी चल रही है जो दोनों लीडर्स उसमें शिरकत कर रहे हैं, जिसमें जर्मन कंपनीज के सीईओज हैं जो जर्मनी से आए हैं, डेलीगेशन का पार्ट है, और दूसरा भारतीय कंपनीज के सीईओज हैं। तो ये ग्रुप फोटो जो आप हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो इस सीईओज फोरम से पहले एक ग्रुप फोटो हुई थी सबके साथ।
अभी दोनों लीडर्स उस बिजनेस सीईओ फोरम में इंटरेक्ट कर रहे हैं। एसेंशियली बात ये हो रही है कि कितना पोटेंशियल है ट्रेड का दोनों कंट्रीज के बीच में और उस पोटेंशियल को अचीव कैसा किया जाए। देखिए, गवर्नमेंट कोऑपरेशन जो होती है वो एसेंशियली फैसिलिटेट करती है बिजनेस टू बिजनेस टाइज का, कि उसका इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक हो, बिजनेस को आसानी हो, ईज टू डू बिजनेस हो, ईज ऑफ बिजनेस हो। तो पर फाइनली जो ट्रेड होता है वो मोस्टली कंपनीज के बीच में, प्राइवेट सेक्टर के बीच में होता है। तो ये निवेश के लिहाज से, कोऑपरेशन के लिहाज से, मेक इन इंडिया के लिहाज से, जॉइंट प्रोडक्शन के लिहाज से, टैलेंट की रिक्रूटमेंट के लिहाज से, स्किल्ड वर्कर्स की रिक्रूटमेंट के लिहाज से कैसे इस कोऑपरेशन को और मजबूत किया जा सकता है और किन किन सेक्टर्स में इसको एक्सपैंड किया जा सकता है, उस पर बातचीत हो रही है। जी जया। बिल्कुल अमृत, आज प्रधानमंत्री का विजन है कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आज सिर्फ भारत अपनी आत्मनिर्भरता के लिए नहीं बल्कि विश्व की डिमांड एंड सप्लाई को भी पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा निर्माण की ओर अग्रसर है। किस तरह से देखते हैं ये भारत के लिए भी एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि कैसे हम अपने निवेश को बढ़ाएं और कैसे दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है उसे और मजबूत हो, और जर्मनी के लिए भी, दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। ये इसी बात पर जोर होगा। बिल्कुल, कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटैरिटीज पे कैसे बिल्ड अप ऑन किया जा सकता है। आप जानते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी में काफी आगे हैं। जर्मन की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी एडवांस्ड है। भारत चाहेगा कि जर्मन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत में इसका जॉइंट प्रोडक्शन हो सके, जहां पर आपकी एक तो कॉस्ट कम होती है, दूसरी अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर है। भारत के पास एक बड़ा टैलेंट पूल है स्किल्ड वर्कर्स का, तो वो कैसे दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटैरिटीज पे बिल्ड अप ऑन कर सकें। खास करके प्राइवेट कंपनीज कैसे एक दूसरे के साथ, चाहे वो टेक्नोलॉजीज, न्यू एज टेक्नोलॉजीज हों, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हों, एआई को लेकर कोऑपरेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, रिसर्च को लेकर कोऑपरेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो आप चाहेंगे कि भारत चाहेगा कि जर्मनी की जो स्ट्रेंथ्स हैं उसको लेवरेज करके और इंडियन जो स्ट्रेंथ्स है कैसे एक, जैसे आपने कहा कि विन विन कोऑपरेशन बनाई जाए, एक विन विन सिचुएशन बनाई जाए जिसमें दोनों को ही फायदा हो। और उसको आप, एक तो इंडिया एक अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिहाज से, पर दूसरे देश जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, तो वहां तक जो जॉइंट कोलैबोरेशन में उसका फायदा उन मार्केट्स को भी हो पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीर हम देख रहे थे जहां पर भारत जर्मनी सीईओ फोरम में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर एक साथ आए, और ये उसी तस्वीर है जिसमें दोनों नेता इंडस्ट्री लीडर्स और बिजनेस डेलीगेशन के साथ मौजूद है। ये बातचीत और ये सहयोग लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज़ पर। नमस्कार।